नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद आगामी रोडमैप को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। लेकिन बात कांग्रेस की हो तो कांग्रेस चुनाव परिणाम के करीब 1.5 महीना गुजर जाने के बाद भी हार पचा नहीं पाई है। कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर फोड़ती है तो कभी गुटबाजी को भी एक कारण बताया जाता है। और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि 14 सीट हारने को लेकर एक मैसेज दीपक बाबरिया के पास आया था। इस मुद्दे को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हरियाणा की सियासी हवा में इन दिनों कई चीजें देखने को मिल रही हैं। एक और तो प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी आगामी रणनीति को लेकर मंथन लगातार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को देखकर लगता है कि वो अपनी हार को लेकर बौखलाई हुई है। चुनाव परिणाम को करीब 1.5 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस का नेता विपक्ष नहीं चुना गया। इसके साथ ही कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा भी ईवीएम पर फोड़ रही है। हार को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि 14 सीटें हारने का मैसेज रिजल्ट से पहले ही दीपक बाबरिया के पास आ गया था। वो तो दीपक बाबरिया की खराब तबीयत के कारण हमें मैसेज 9 अक्टूबर को मिला। कांग्रेस की एक्टिविटीज को देखकर ऐसा समझ आता है कि शायद पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पाई है, तभी तो कभी ईवीएम तो कभी अपनी हार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। कैप्टन अजय यादव ने कुमारी शैलजा की नाराजगी और गलत टिकट वितरण को कांग्रेस की हार का कारण बताया है, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी मान लिया है कि अगर संगठन होता तो चुनाव में फायदा होता। लोकतंत्र है, कई दफा लोग के ऊपर तंत्र हावी हो जाता है। एक कमेटी बना रखी है जांच के लिए, वो जांच हो रही है सर, वो हार पे मंथन हो रहा है या फिर ईवीएम में या जो तंत्र, वो सारी चीजें हैं। तंत्र में बहुत चीज होती है, दोनों ही चीजें, पैसा भी होता है और भी होती है। तंत्र में मिसयूज और मशीनरी भी होती है, सब चीज होती है। ये बात ठीक है, संगठन हो तो ऐसा संगठन का फायदा होता है। संगठन जो पिछले 10 साल से नहीं रहा उससे लेकिन लोगों की तरफ से कोई नहीं है। चुनाव संगठन के बगैर लोग जो है हमारा लोगों का पूरा 36 समर्थन। उसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है, उसके बारे में है। उसका मुद्दा है जो हमारे इलाके में जिस तरीके से एक मामन खान जी ने बयान दे दिया कि मेवात में अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, उसका मुद्दा हमारे यहाँ हो गया। एक इन्होंने जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव किया वो चल गया इनका। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जहां पर गलत टिकट दी है। बल्लभगढ़ में टिकट गलत दी है, हाँ, शादार राठौर को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा चरवारा, उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल शैलजा फैक्टर भी रहा, शैलजा फैक्टर रहा, वो जो है इससे दूर रही 10 दिन तक, उसका असर पड़ा। सर, जिस तरीके से चुनाव के अभी नतीजे सामने नहीं आए, कांग्रेस के अंदर सीएम के लिए दावेदारी शुरू हो गई सीएम के लिए, और अब सीएम वो गलत है। सीएम का लीडर नहीं चुना जा रहा, सीएम के लिए भी दावेदारी। मैं कहता हूं कि ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बहरहाल हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद एक और जहां आगामी विकास कार्यों का रोडमैप तैयार किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस है कि अपनी हार के सदमे से ही बाहर नहीं आ पा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर हरियाणा की राजनीति में अब किस तरह का सियासी उलटफेर होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, कांग्रेस की हार को लेकर, हार के बाद जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसे लेकर चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। सिहाग जी, लोकतंत्र में जीत हार ये सब चलता रहा कि आप जानते हैं, आप लोग हालांकि लगातार तीसरी बार हारे हैं, तो इसे लेकर प्रश्न बार बार उठ रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं मंथन समीक्षा भी कर रहे हैं,
लेकिन ये क्या चल रहा है, कभी गुटबाजी को कारण बताया जा रहा है, कभी टिकटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कभी संगठन ना होने को कारण बताया जा रहा है, और अब तो एक लेटर की बात भी सामने आ गई है कि 8 तारीख को दीपक बावरिया को एक लेटर भी आ गया था कि 14 सीटों पर ईवीएम को लेकर सेटिंग कर ली गई है, यहां कांग्रेस हारने जा रही है। क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए ज्योति जी, नमस्कार। सभी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को आप नमस्कार, राम राम। देखिए ज्योति जी, जहां तक सवाल हार का है, हार का देखिए जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पार्टी ने बनाई है वो सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में जनता भी कांग्रेस को जीतता हुआ देख रही थी और कांग्रेस पार्टी भी, और हर आदमी की जुबान पर कांग्रेस पार्टी रही है हर उसमें। तो ये जो ईवीएम है, ईवीएम का कोई ये नहीं है जो आज चौधरी उदयभान जी ने एक आज जो स्टेटमेंट उनकी आई है, अगर उन्होंने ईवीएम पे हार का ठीकरा या वैसे बेवजह ही फोड़ना होता तो वो यही बात 9 तारीख को भी बोल सकते थे। धीरे धीरे चीजें 1.5 महीने बाद जो हमारी फाइंडिंग कमेटी है उनसे निकल के आई है कि दीपक बावरिया जी के पास जो मैसेज आता है वो 8 तारीख को उन्हें उन 14 सीटों का इसका तो ऑन रिकॉर्ड मिलेगा। ये नहीं है, ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी सीरियस बात है। तो आज क्या मुहूर्त देखा आप लोगों ने कि आज इस बात का खुलासा कर रहे हैं? आज कौन सा मुहूर्त देखा कि आज खुलासा कर रहे हैं? 8 तारीख को आया था मैसेज, 9 तारीख को हालांकि दीपक बावरिया, ठीक है, जो कहा गया तबीयत खराब थी, आज उदयभान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं उनकी अपनी सीट भी इन सीटों में शामिल है कि यहाँ पे पहले ही गड़बड़ी कर ली गई थी, और उस व्यक्ति के नाम का खुलासा भी अगर कर दिया गया तो उसका मर्डर भी हो सकता है। तो बहुत गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, और इतना गंभीर अगर कोई मैसेज आया था तो किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस? किस बात का इंतजार था आप लोगों को? इतना गंभीर मुद्दा है। देखिए इतना ज्योति जी, देखिए क्योंकि दीपक बावरिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से हर चीज उन्होंने एविडेंस इकट्ठी की है, और देखिए जहां तक बात ये सीटों की बात है, उन सीटों पे भी एविडेंस इकट्ठी की है पार्टी ने, तभी तो इस तरह इतने सीरियस एलिगेशन नहीं लगाए जाते। और आप देखिए ये बड़ा जांच का विषय है, इसकी पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और देखिए एक डिवाइस को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका तक के कंट्री में क्यों नहीं ईवीएम पे चुनाव करवाए जाते? और चुनाव आयोग आप देख सकते हैं, कल महाराष्ट्र में 5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं ज्योति जी, वो पूरा देश देख रहा है, और उसको 10 लाख रुपए दिखा। तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी तो ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं ना, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ईवीएम से। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया हो, है ऐसा? देखिए मैं उसी बात, और अब जो लेटर की बातें कही जा रही, क्या इन्हें महाराष्ट्र और झारखंड से जोड़कर नहीं देखा जाए? क्या इन्हें महाराष्ट्र और झारखंड से जोड़कर देखा जा सकता है कि आप लोगों ने अभी, हालांकि ईवीएम का राग तो आप लोग पहले भी अलापते रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर फटकार भी आप लोगों को लगा चुका है, अदालत जाने की बातें भी आप लोग करते हैं, अब एक पत्र भी आगे आ गए, एक पत्र उदयभान दिखा रहे हैं, कह रहे हैं 14 सीटों पर हार होगी, ये पहले ही सुनिश्चित था। तो आप लोगों ने पहले गंभीरता से नहीं लिया, या बावरिया कुछ बताते नहीं पार्टी के दूसरे नेताओं को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 8 तारीख को उनको मैसेज मिला, 8 तारीख को काउंटिंग हुई है, और अब जैसे ही ये मामला पूरा, ये इसीलिए तो ये कमेटियां बनाई गई है। अब जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो इन्होंने किस तरह से ईवीएम से, किस तरह धनबल से जो चुनाव जीता है, उसकी कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूं पूरी गहराई तक, तय तक जाएगी। और जहां तक उसमें 1.5 महीना ही क्यों, 6 महीने क्यों ना लग जाए, क्योंकि इसका नुकसान ये जनता के साथ, यदि वास्तव में ऐसा है तो कितना बड़ा धोखा है ज्योति जी, पूरे प्रदेश नहीं देश और के साथ कितना बड़ा एक आप षड्यंत्र रच रहे हो। कल आपने भी टीवी कैमरा में, वीडियो में भी सामने आया है, आप 5-5 करोड़ रुपए लेकर किस तरह से कमरे में, वही प्रभारी हरियाणा के भी रह चुके हैं विनोद तावड़े जी, वो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, आप इनका खेल देख लीजिए। मैं समझता हूं कि मीडिया को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।
मीडिया तो समझ ही नहीं पा रहा आपके किस मुद्दे को गंभीरता से लें कि आप लोगों का संगठन नहीं था। हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, दूसरे नेता पहले भी कहते रहे। दीपक बाबरिया जो कि हुड्डा साहब के खेमे के ही माने जाते थे, उन पर भी ठीकरा फोड़ दिया उदय भान ने। तो टिकट बंटवारे को गंभीरता से ले मीडिया, ईवीएम पर जो आरोप लगा रहे उन्हें गंभीरता से ले, जो पत्र लिखा गया भगवान जाने क्या सच्चाई है उसकी। आप लोग जांच की बात कर रहे हैं, हालांकि क्या और किस तरह की जांच होगी ये भी देखना है। क्या मांग आप लोग करते हैं जांच को लेकर वो भी देखना होगा। प्रियदर्शनी जी, चलिए बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। मैं आपसे काफी सवाल कर चुकी हूँ, आपसे बैक टू बैक मैंने कई सवाल किए, अभी सुनिए आप जी। आप लोगों की जीत और अपनी हार को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। गड़बड़ी की है आप लोगों ने, बाकायदा 14 सीटों का तो जिक्र कर दिया गया है, हलकों के नाम लेटर में शामिल हैं और ये कहा जा रहा है पहले ही ईवीएम पूरी तरह से ईवीएम की सेटिंग हो चुकी थी। इन सीटों पर तो हार होगी ही होगी कांग्रेस की। ये 8 तारीख को सुबह करीब 7:30 बजे मैसेज आ गया था कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी के पास। ज्योति जी, आपको सादर प्रणाम और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। जब छोटे थे ज्योति जी, तो जब बैट बॉल खेलते थे तो बैट कॉलोनी में एक ही लड़का था पैसे वाला, तो उसी का बैट बॉल होता था। जब आउट हो जाता था तो उसके बाद अपना बैट और बॉल लेके चल देता था, बोलता था मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। यही हाल इस समय कांग्रेस का है कि क्योंकि राजकुमार को हार की आदत नहीं है। राजकुमार का मतलब बोलने की जरूरत भी नहीं है। श्री राहुल गांधी जी और हरियाणा के राजकुमार दीपेंद्र हुड्डा जी, इनको हार की आदत नहीं थी, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि जनता में एक अंडरकरेंट चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा था, जबकि हम सारे प्रवक्ता हार की आदत तो है ही। चलिए आप जिनको राजकुमार कह रहे हैं उनको हार की आदत तो है ही, ऐसा नहीं, बार बार हार ही तो रहे हैं, हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल हार रहे हैं और बिल्कुल हार नहीं स्वीकार कर पा रहे और टूरिज्म पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा टूरिज्म पे आएंगे, जलेबी खा के जाएंगे और जलेबी की फैक्ट्री का सपना ले हरियाणा वासियों को दिखा के जाएंगे और लोग इसको सच मान लेंगे? दीपक बावड़िया जी का थोड़ा सा इतिहास बता दूं, ये जहां जहां प्रभारी रहे वहां कांग्रेस हारी है। दिल्ली में बने थे, दिल्ली में भी हार गए थे। ये तो इनका हाल है। इनका इतिहास आप उठा के देख लीजिए। खुद खड़गे जी की स्टेटमेंट आई थी अभी कुछ दिनों पहले ही कि भैया जिसको कहते हैं कुछ भी मत बोल दिया करो, कहीं भी जाके कोई भी वादी, महाराष्ट्र का योगेश जी अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, उसी का देते हुए इन्होंने हवाला देते हुए कहा कि भाई कुछ भी वादे मत कर दिया करो, वो वादे पूरे करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। तो इनका अनप्रोफेशनलिज्म साफ दिखता है। ये निंद्रा से तब जागते हैं जब सारी लुटिया इनकी लुट चुकी होती है। इनको ये नहीं समझ में आता कि कोई भी चुनाव जो है हम किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं लड़ सकते हैं। जब इतना बड़ा चुनाव हो रहा होता है, चुनाव संगठन पे लड़ा जाता है, इनका संगठन ही नहीं था, तो ये कैसे लड़ेंगे? तो कांग्रेस अपने आप को जो मंथन और चिंतन जो इनको चुनावों से पहले करना चाहिए, जो समीक्षा इनको पहले करनी चाहिए, और ये समीक्षा कर कौन रहे हैं? जिनके ऊपर खुद समीक्षा होनी चाहिए वो लोग बैठ के समीक्षा कर रहे हैं। अजय माकन जी, दीपक बाबरिया जी, उदय भान जी तो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए और उदय भान जी समीक्षा कर रहे हैं। मतलब ये तो कमाल ही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलिए आपके भी प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा हार गए थे, तो जीत हार चलती रहती है, जीत हार चलती रहती है। मैंने प्रश्न की शुरुआत में ही कहा जीत हार होती रहती है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं बचा पा रहे हार को? आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? कांग्रेस से मैंने पूछा था। ज्योति जी, गोगी जी इनके हारे हुए एमएलए, अब बाल मुकुंद जी जो कि इनके पूर्व प्रवक्ता थे, ठीक है, वो तो ऐसी बातें बोल के चले गए हैं जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि खुद ही कांग्रेस खुद एक्सपोज हो चुकी है। जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से नॉन स्टॉप 3 दिन का जो हमारा विधानसभा का सत्र चला, तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया और जिस किस्म की बातें बोली है, हमें डीएपी की कोई कमी नहीं है। इन्होंने नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जी खाद नहीं है, खाद नहीं है, खाद नहीं। और जी खाद है, बिल्कुल खाद है। आपके दिमाग में खाद और भूसे भरे हुए हैं। हमारे प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे श्याम सिंह राणा जी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने साफ बोल दिया जी भंडारे में इतना भरा हुआ है, कमी हो जाएगी, हम और मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी ये वही रट्टा, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ये सोचिए कि इन्होंने 2019 में मात्र 10 दिन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ढूंढ लिया था। अभी इनको नेता विपक्ष मिल ही नहीं रहा है।
ये विधानसभा का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र की सिर्फ किताबें लेके घूमते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि नेता विपक्ष के बिना आप कैसे एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे। हुड्डा साहब को अपना खुद का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस उनको हजम कर नहीं पा रही है और हुड्डा साहब जाने को तैयार है नहीं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पे नाम लगाना बंद करे। क्यों? कश्मीर में ईवीएम ठीक था, कश्मीर में ईवीएम ठीक हो गया। जहां जहां ये हारते हैं ये वहां पे ईवीएम का नाम लगा देते हैं। जहां जहां इनकी जीत होती है वहां पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ईवीएम ठीक हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब देना ये कांग्रेस थी। पंजिता जी, 2 सीटें आप लोगों की आई हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बनी है। हालांकि जीत का दावा भी कांग्रेस कर रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए, अब एक पत्र भी आगे आ गया कि एक लेटर तो आ गया था, क्योंकि बाबरिया साहब बीमार थे इसलिए हम उसको बहुत गंभीरता से पहले जब लिया जाना चाहिए था या खुलासा होना था तब हम नहीं कर पाए थे। इनेलो कैसे देख रही कांग्रेस के आरोपों को? आवाज नहीं मिल रही आपकी। जी अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोले। देखिए ज्योति जी, अगर ऐसी कोई लेटर थी तो आपको किसने रोका था चुनाव आयोग के अंदर आपको इसकी शिकायत दर्ज करने में? आप क्यों नहीं, अगर किसी को जान का खतरा है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएं, वहां से सुरक्षा की मांग करें। मर्डर की बात कर रहे हैं, इतनी बड़े बड़े बातें आप बोल रहे हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ 2-3 बातों का आपने जिक्र किया, यहाँ गुटबाजी का संगठन को लेकर, इनकी आपसी फूट को लेकर, गलत टिकटों के बंटवारे को लेकर, तो कांग्रेस अगर खुद मान रही है और खुद पहचान रही है और खुद जान रही है कि हमसे यहाँ गलतियां हुई हैं, हमसे चूक हुई है, तो ये निश्चित तौर पे बिल्कुल साफ है। लेकिन इनमें गुटबाजी इस कदर तक है कि इनके प्रवक्ताओं में भी गुटबाजी है। हाँ। यहाँ बाल मुकुंद शर्मा जी का नाम लिया गया, उनकी सोच सीधा ही वो शैलजावादी सोच है। इनमें से कांग्रेस ही कोई नहीं है, वो अपने गुट का गुणगान करते रहते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाम ले दिया जस्सी पेटवार का। अरे वो इलेक्शन जीता है, आप हारने का नाम ले सकते हो। जो इलेक्शन जीत गया तो उसको तो उस टिकट को आप सही ठहराएंगे। आप ये जरूर कह सकते हैं कि लगभग 50 सीटें हैं जो हुड्डा जी की वजह से हारी हैं, शैलजा की वजह से 1-2 सीटें शैलजा जी की वजह से हारे होंगे। चलो हम अंबाला कैंट का जो है उसको हम गिन सकते हैं, लेकिन आप सारी की सारी सीटों को थोड़ी ना बोल दोगे। यहाँ तो आपके अंदर की कमी है, आपकी एक ओवर कॉन्फिडेंस है, आपकी एरोगेंस है। मतलब आप ये लगा के चलिए, जब हम बार बार, आपको भी पता है ज्योति जी, मैं खुद बार बार लोकसभा चुनाव से भी पहले ये बोलता रहा हूँ कि भाजपा को हराना आसान नहीं है। खुले मंच पे बोला है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे आना पड़ेगा। लेकिन वहाँ हुड्डा साहब की एक एरोगेंस इतनी ज्यादा रही, हुड्डा साहब का हम सक्षम, हाँ मैं बोलता रहा, सक्षम का जवाब में मैं उन्हें अक्षम बोलता रहा। आप सक्षम नहीं है, अक्षम है। लेकिन वो इतना ज्यादा एम्फेसिस डाला उन्होंने कि हाईकमान को भी गुमराह करके रखा कि नहीं हमारी तो 10 में से 10 सीटें आ रही है, नहीं हमारी तो 10 में से 10 सीटें आ रही है। तो जब परिणाम आया उसमें से 5 सीटों में से आप 3 सीटें तो मसा जीते हो। जहां लाखों में मार्जिन होना चाहिए था वहां हजारों में मार्जिन रहा है आपका। लेकिन तब भी इनकी आंख नहीं खुली, तब भी एक ओवर कॉन्फिडेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके चलते रहे कि नहीं हम तो 60, 65, 70, 72, 75, 80 कितनी भी आ सकती है। मतलब ये तो अगर इतनी बड़ी बातें और इतने बड़े सारा सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, बड़े जो पुराने भी वो रहे हैं वरिष्ठ, जिनको मैं कह सकता हूँ पत्रकार, सबको इन्होंने रोपिंग किया, अलग अलग चैनल्स बने और सारा सोशल मीडिया के ऊपर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एक 70-65 सीटें इस हिसाब से बिल बनाई, तो जाके इनकी ये 38 सीटें आई हैं। वरना तो हरियाणा न्यूज ने कम से कम नहीं कहा, हरियाणा न्यूज ने कभी नहीं कहा। हाँ, 37 सीटें। अच्छा पंजिता जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम भी एक कारण था कि कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट क्या ओवर कॉन्फिडेंट हम कहेंगे कि 5 सीटें हम जीत गए हैं तो विधानसभा में तो सरकार बना ही लेंगे। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के सहारे भी थे, उम्मीद थी इनको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब जो पत्र का, क्या ये हाईकमान को कुछ समझाने बताने का प्रयास किया जा रहा है हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ओर से, इस तरह के आरोप लगाकर? ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, उस वक्त ही बिल्कुल जैसे आपने कहा, बड़ा क्लोज फाइट थी। दोनों की जो सीटें हैं उनमें अगर हम आम आदमी पार्टी का वोट शेयर, अगर इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उसमें तो
सबसे ज्यादा भाजपा को ही ऊपर दिखाया हुआ था तब भी। और बड़ी शर्म की बात है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को आप कैश नहीं कर पा रहे। आप देखिए, जब आप सत्ता में थे 10 साल तक कांग्रेस वाले, तब भाजपा जब आई तो कांग्रेस मात्र अपनी एक सीट बचा पाई थी लोकसभा की। आप ये देखें ना, तब 2014 के अंदर। और अगर आप आज 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भाजपा की को कैश नहीं कर पाते और अपने आप को कहने के लिए, अब से पहले आपने कभी ज्योति जी ये नहीं सुना होगा कि आप इस दल को वोट मत, सभी लड़ते रहे इलेक्शन, अब चाहे कोई भी दल है, आपने कभी ये वोट काटू, आप इलेक्शन लड़ किससे रहे थे? हमसे लड़ रहे थे या भाजपा से लड़ रहे थे? आपको भाजपा को कभी आपने सुना कि भाजपा को वोट मत डालो, क्षेत्रीय पार्टियों को वोट मत डालो, इसको वोट, इनकी वोटें काट के भी आप नहीं बना पाए सरकार। तो जब आप अपने बलबूते के ऊपर अपने दम पे आप सरकार बनाने में सक्षम थे ही, तो आपने इन शब्दों को क्यों इस्तेमाल करके हरियाणा की जनता को गुमराह किया? और सबसे बड़ी हार की जिम्मेवारी अगर कोई लेना किसी को लेना चाहिए, आपको भी पता है ज्योति जी, ये बोलते रहे पिछले बार तो शैलजा जी को थोड़ी ज्यादा टिकटें दे दी थी तो हम सरकार बनी है। इस बार तो आपको भी पता है ज्योति जी कि फ्री हैंड दिया था हुड्डा साहब, बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब ने किसी के साथ समझौता नहीं होने दिया, अपने इतने ज्यादा अहम में और वहम में रहे, इतने एरोगेंट रहे कि किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं, सब पार्टियों को गलत बोला। जिन्होंने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, हम मानते हैं, हमने दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया था, हम चाहते थे कि कुछ सत्ता परिवर्तन हो, बीजेपी की सरकार जो है हरियाणा से 10 साल जो हमने देखा है हरियाणा का, उससे कुछ मुक्ति पा सके। और वो भी हमने निमंत्रण दिया था, हमारी जो रैली थी कैथल की रैली में हमने निमंत्रण दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, लेकिन ये इन्होंने क्या किया बदले में? हमारे को चलो आपने ऑफर ठुकरा दी, बड़ा वो होता है ऑफर देने वाला, ये तो हमारी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। ये भी रहा पंजिटा जी, जब चुनाव की हम बात कर ही रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस ऑल के, हुड्डा वर्सेस ऑल के तौर पर इस चुनाव को दिखाने का प्रयास किया गया कांग्रेस की ओर से कि ये जो भी रीजनल पार्टीज गई, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर ये एक कहीं ना कहीं फ्रेंडली मैच चल रहा है और ये बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, आप मुझे बात बताइए कि हुड्डा साहब जब किरण चौधरी जी या कुलदीप बिश्नोई जी, मतलब बड़े बड़े दिग्गज, जब कांग्रेस, शैलजा जी को आप, रणदीप जी को भी ले लीजिए, एक SR के गुट भी आपने सुना होगा, जो व्यक्ति अपने कांग्रेसी बड़े बड़े नेताओं को साथ लेके नहीं चल सकते, वो क्या किसी को, मतलब हमें आज हमें ये गलती लगती है हमारी कि हमने कांग्रेस की तरफ जो है हम तो चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो और निश्चित तौर पे 10 की 10 सीटें जो है, अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता तो वो जीतता। और भाजपा को 5 सीटें ये जो जितवाने का काम किया, हम कहते थे हुड्डा साहब जी, अगर आप गठबंधन नहीं करे तो फायदा किसको पहुंचाना चाहते? और आप हमें बी टीम कहते हो, आपने गठबंधन ना करके भाजपा को 5 सीटें दी और हरियाणा की सत्ता की बागडोर सौंपती आज आपकी वजह से है। अगर ये गठबंधन रहा होता ना, तो मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा सत्ता में नहीं आती तो बी टीम छोड़िए, हुड्डा साहब तो ए टीम नहीं साबित हुए। आप ये देखिए, इन्होंने हर डिबेट में हमारे खिलाफ बोलना शुरू किया, ना हमारी दोस्ती अपनाई, और उसके बाद हमारी वोट का, इनको वोट काटो, इनको वोट मत दो। अरे या तो दोस्ती अगर कर रहे हो, अगर हमसे दोस्ती नहीं करोगे उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना फिर। और ऐसा भी नहीं है कि ये इन्होंने हमारे साथ कोई बहुत अच्छा कर रखा है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा आइडेंटिटी का नुकसान किया है। हुड्डा साहब क्या कह रहे थे विधानसभा के पटल के ऊपर कि हमने तो वो 3206 भी नहीं निकाले, यानी अगर वो 3206 ठीक थे भैया, तो चौटाला साहब को जेल किस लिए करवाई? वो सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती ठीक हुई, विधानसभा के पटल पे मान गए। अगर वो गलत तो सभी निकली है, हाई कोर्ट के द्वारा भी रद्द हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुई। ठीक है, आप ये कह रही तमाम मुद्दे होने के बाद भी हम तो तैयार थे साथ जाने के लिए, लेकिन हुड्डा साहब के अहम की वजह से बात नहीं बन पाई थी। सिर्फ 2-3 बातें मैं आपको अभी आगे कर लेना आप डिबेट में, मेरे को सिर्फ 2-3 बातें करनी है। एक तो ईवीएम को लेकर अगर ये उठा रहे हैं सवाल, तो मुझे ये बताइए कि ईवीएम को आपने कहा और वहां पे भी होती है, तो अभी आप अगर सत्ता में ये होते और जो ये सीटें जीते हैं, सारी की सारी जीती हुई सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन करा लीजिए इस्तीफा देकर। आप बैलेट से इस अगर शर्त पे राजी होती है कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस जहां जहां जीतती है वो 37 सीटें जहां कांग्रेस जीतती है, वहां पर बैलेट से आप रेजिग्नेशन दें और उन सभी सीटों के ऊपर बैलेट से चुनाव करा लेते हैं, देख लेते हैं। अब जब इनके दिग्गज आ रहे हैं, क्या भाजपा के ये कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष है, चलो धनखड़ जी रहे हैं,
और बहुत से कैप्टन इनके साहब। नेता हैं, कैप्टन लिस्ट गोज ऑन, बहुत से लोग हैं, उनको भी जिता लेते फिर तो, इतने मंत्री आ गए। तो आप देखिए कि आपके नेताओं की बयानबाजी क्या रही। आप छोकर जी को ले लीजिए, राव दान सिंह वाला इशू ले लीजिए, और इशू देख लीजिए। तो नीरज शर्मा, शमशेर गोगी, हाँ, ये कई बयान ऐसे आए थे, आप ठीक कह रहे हैं, जिनका नुकसान तो हुआ है कांग्रेस को। नीरज शर्मा, कुलदीप शर्मा, बिल्कुल। और इनके जो बयान रहे हैं वो निश्चित तौर पे, देखिए शमशेर गोगी जी को एज पर्सन वो बुरे व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। ये आइए, मैं आपको, चाहे विपक्ष के हैं, जो व्यक्ति अच्छा है, कोई दो राय नहीं है उसकी तारीफ करने में, लेकिन हाँ जो वो स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो उनकी जुबान से जो बातें निकली, उसके ऊपर जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा रहा, उसके बाद जो वॉशिंगटन, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अंदर वॉशिंगटन डीसी में जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, जो राहुल गांधी जी का जो बयान रहा, जो आरक्षण को लेके, बहुत से ऐसे मुद्दे रहे कि वो सारे के सारे डेवलपमेंट के, ठीक है, ये कई फैक्टर्स हैं, और बड़ी बात ये कांग्रेस मंथन की बातें भले ही कह रही पंजिटा जी, लेकिन मंथन पता नहीं क्या चल रहा है दरवाजों के पीछे, बयान जो दिए जा रहे हैं केवल एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब जादून साहब, जनता, क्या वाकई जनता को कोई संशय है? जब जनता ही अपनी सरकार चुनती है, जो मैंडेट दिया गया, ये किसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की ओर से? और क्या इसे लेकर बहुत अच्छा संदेश जा रहा है वाकई कि कांग्रेस जनादेश का सम्मान नहीं कर रही है, कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है? नहीं, बस वो कांग्रेस जो है अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास कर रही है, इस तरह से कि भाई हम तो जो है ठीक थे और पार्टी जीती रही थी और ये मशीन में गड़बड़ हुई इसलिए हार गए। सवाल ये है कि अब बड़े कंट्राडिक्टरी बयान है कि ये जो 8 अक्टूबर को उनको पत्र मिल गया कि 14 सीटों का हार का जो प्रोग्राम है वो ईवीएम में सेट कर दिया गया है, ये पत्र मिला। तो वो जब चुनाव आयोग गए थे तो उस पत्र को लेके तभी क्यों नहीं पहुंच गए कि ये पत्र मिला है और इसकी सच्चाई की जांच करवाई जाए। और मैं तो कहता हूं अभी भी उस पत्र की सच्चाई की जांच करवाई जानी चाहिए कि वो पत्र जो है इतनी देर बाद क्यों डिस्क्लोज हुआ है, उसका खुलासा इतने समय बाद क्यों किया गया है, जबकि वो दीपक बाबरिया जी इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे और अपने हार के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे। जब ये पत्र मौजूद था तो फिर हार के लिए जिम्मेदार मानने की जरूरत ही क्या थी? सवाल ये है कि इस तरह के जाल रचने से नतीजा क्या निकलने वाला है। आपने कहा कि 3 बार हार चुके हैं, मुझे लगता है कि वो इस तरह से सिर धुनते हुए चौथी हार की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये सिर धुनते रहेंगे और अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे तो फिर चौथी बार भी हारने के लिए तैयार रही। तो ये है कि ये अपनी कमजोरियों निगम चुनाव की तैयारियां कर रही है कांग्रेस, अभी तक पता नहीं क्या सफाइयां दे रही है, या खुद ही स्वीकार नहीं कर पा रही, हाईकमान को समझाने का प्रयास हो रहा है उन नेताओं की ओर से जिन्हें फ्री हैंड दिया गया था कि हमारी कमजोरियां नहीं थी बल्कि कारण ये थे ईवीएम में सेटिंग कर ले गई थे। इसीलिए तो ईवीएम का बहाना बनाया जा रहा है कि नेताओं की कमजोरियों पर पर्दा डाला जा सके और जो गुटबाजी है, जो तमाम तरह के अंतर्विरोध है, उनको छुपाया जा सके और हाईकमान को समझाया जा सके कि देखिए हमने तो बड़ी मेहनत की है और लोग हमारे साथ थे, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ हुई। क्योंकि जब चुनाव परिणाम आया तो हुड्डा जी ने पहले ही कह दिया कि ऐसा ना हो कि मनुष्य पर मशीन हावी हो जाए। तो उनका मतलब यही था कि वोटर ने तुम्हें वोट दिया लेकिन मशीन की गड़बड़ी से हम हार गए। तो सवाल यही है कि इस पत्र की सच्चाई की सबसे बड़ा मुद्दा ये हो चुका है कि इस पत्र की सच्चाई की जांच करवाई जाए और वो चुनाव आयोग के जरिए हो, कोई स्वतंत्र जांच हो जिसमें कोई हेराफेरी ना हो कि पत्र कहां से आया है, क्या कोई जाली पत्र बना लिया गया। उस पत्र की सच्चाई का जो भी परिणाम, उसकी जांच का परिणाम आएगा, उससे कांग्रेस की असलियत का खुलासा हो जाएगा कि वही वास्तव में स्थिति क्या थी। सवाल यह है कि वो तो उन्होंने एक सपनों का महल तैयार कर लिया था, वो जो है चुनाव परिणाम आते ही धराशायी हो गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर का मान लो कोई निष्पक्ष एनालिसिस कर दिया जाए तो वो कहते थे तो बीजेपी के प्रवक्ता है, चैनल वालों को कहने लग जाते हैं कि आप इनको अगली बार से बुलाओगे नहीं, देखिए परिणाम ये आने वाला है। ये है कि एक लोकसभा चुनाव के मुद्दे कुछ और थे, फिर वो इंडिया गठबंधन भी बन गया था, उसका एक अलग मैसेज था, 5 सीट मिल गई, फिर विधानसभा के मुद्दे कुछ अलग रहे। तो उस मिला के कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस की कमजोरियां थी जिसकी वजह से बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। और अगर वास्तव में ईवीएम में गड़बड़ है और उस पत्र में कोई सच्चाई है तो उसकी खुली जांच करवाई जानी चाहिए, उसकी कोई न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि कई बार सीबीआई से जांच कराने की मांग करते रहते हैं, कई बार अभी उन्होंने कहा कि 70% आबादी बीपीएल से नीचे पहुंच गई, सीबीआई जांच करे। तो मैं कहता हूं कि इस पत्र की भी जांच होना चाहिए क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। अगर 14 सीटों में ईवीएम इस तरह सेट कर दी गई तो बहुत बड़ा मुद्दा, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। इसमें तो पूरी बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर तो किसी भी चुनाव के परिणाम पर यकीन किया ही नहीं जा सकता अगर इस पत्र में किसी भी तरह की सच्चाई है।
सियाग तो फिर जी, कैसे किस तरह की जांच की आप लोग मांग करेंगे? पंजेटा जी भी कह रहे थे कि क्या वाकई ऐसा लगता है कि किसी का मर्डर हो जाए पत्र अगर लिखा के, क्यों नहीं अदालत से सुरक्षा मांग ली गई? 8 तारीख को दोपहर आते आते लगभग साफ होने लगा था कि कांग्रेस को हार मिलने जा रही है हरियाणा में। तब दीपक बाबरिया, उदय भान किस बात का इंतजार कर रहे थे? करीब 1.5 महीना गुजर चुका कि किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे थे? ये सवाल के साथ ही पंजेटा जी ने एक बहुत गंभीर सवाल ये भी उठाया कि आप लोगों को जब परिणाम पर यकीन ही नहीं है तो आपके सभी विधायक इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं बाई इलेक्शन में आ जाते एक बार फिर से? देखिए, जहां आप लोग जीते हैं वहां कैसे यकीन आप लोगों देखिए को? ज्योति जी, पंजेटा जी की बातों को देखिए, ज्योति जी, पंजेटा जी की बातों को हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, क्यों नहीं गंभीरता से लिया? इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं जिसको गंभीरता से ना लिया जाए। 14 सीटों पर आप लोगों को डाउट है। मैं बिल्कुल जहां जीते हैं, जहां पर आप लोग जीते हैं, वहां क्यों नहीं बाई इलेक्शन हो जाए? इस सवाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं इसको नजरअंदाज किया जाए। बताइए। देखिए ज्योति जी, सुनिए तो आप, मुझे भी समझ लीजिए। पंजेटा जी हर समय भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ योगेश जी, ये जवाब नहीं हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। इनके जो नेता है, मैं उस समय भी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा था कि ये हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं जैसे इनका क्या इंटरेस्ट है कांग्रेस पार्टी में। आप बताइए, आपने ये आंतरिक मामला नहीं है सियाग साहब। आप चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, आप ईवीएम पर सवाल उठा रही है आपकी पार्टी, चुनाव परिणाम मैंडेट पर सवाल उठा रही है। क्या कहाँ आंतरिक मामला है? ये देश की सबसे पुरानी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल पहले भी उठाती रही है, अब एक पत्र का भी आप लोग जिक्र कर रहे हैं। कहाँ आंतरिक मामला है ये? चुनाव परिणाम को लेकर जो एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं, आपको लगता है इंटरनल मामला आपकी पार्टी का ये? सुनिए तो ज्योति जी, मैडम सुनिए तो, जितना इन्होंने अपना पक्ष रखा, आप इसमें रिवर्स करके देख सकते हैं, इन्होंने सिर्फ पक्ष रखा कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों पे। हुड्डा साहब ये है, हुड्डा साहब ये कहते हैं। अरे आपको इतना क्यों फोबिया है और हमारे आंतरिक मामलों से आपको क्या लेना देना है? अब दूसरा, आपके अपने नेता अपनी सीट नहीं बचा सके, कह रहे कि आपने नैरेटिव सेट कर दिया, ये वोट काटू है। अरे आप ले लेते वोट, किसने रोका आपको? आप ले लीजिए। आप बातों को घुमाइए मत, बात का जवाब दीजिए। जहां जहां जीते हैं, क्या वहां रिजाइन होकर विधायकों का बाई इलेक्शन नहीं हो जाना चाहिए? आप इसे अब जब जनता जो डिबेट देख रही है, जनता ठीक है, जनता के जहन में भी सवाल होगा। इसे आप पंजेटा जी का सवाल मत मानिए, इसे मेरा सवाल मान लीजिए। आप बताइए, उत्तर दीजिए इसका। हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने का इनेलो पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। क्या इस सवाल का उत्तर ये बनता है? पार्टी के आंतरिक मामलों का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। सियाग जी कमाल करते हैं। क्या मेरे सवाल का उत्तर ये बनता है कि आपके आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार इनेलो को नहीं है? एक बार सुन लिया, ठीक है, ये तो सुन लिया ना, इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्यों रिपीट कर रहे हैं? इस्तीफा देकर बाई इलेक्शन हो जाने चाहिए। मैं इस सवाल से नहीं हटूंगी जब तक उत्तर नहीं देंगे। कितना ही घुमा लीजिए बात को। हमें इनके ऐसे सुझावों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे सुझाव, आपको तो हर समय ये चाहते हैं कि किसी तरह जनता के बीच में इनसे ये हमारे 37 भी हजम नहीं हो रहे। 37 विधायक जनता ने चुने हमारे, और अच्छा 37 जो चुने वो जनता के हैं। बीजेपी को जो मिली है सीटें वो जनता की नहीं है, वो कहीं और ही वोटिंग हुई, मंगल ग्रह पे वोटिंग हुई है। वो कमाल करते हैं आप लोग। नहीं, वो हम जांच का विषय, ये देखिए, ये बात हमें नहीं, आप जब भी डिबेट में आपके नेता कोई भी बयान देते हैं तो आप लोग ये ना समझें कि वोटर्स या जनता कुछ जानती समझती नहीं है। और इसी बात को बीजेपी मुद्दा बनाती है कि आप लोग जीत जाते हैं, वहां ईवीएम ठीक कैसे हो सकती है? और यहाँ तो राजू का मामला नहीं है, यहाँ तो आप लोग जहां हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जहां आप लोग जीते वहां जनता ने जिताया है 37 सीटों पर। जहां बीजेपी जीती वहां ईवीएम की सेटिंग हो गई थी, ईवीएम सेट कर ली गई थी। एक राज्य में आप इसमें से बातें कर रहे हैं, इस तरह की अलग अलग राज्यों की तो बात ही नहीं है। कश्मीर पर हम नहीं जा रहे, हम केवल हरियाणा की बातें कर रहे हैं। आप उस इश्यू में नहीं आ रहे जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने, राजेंद्र जी ने ये बात रखी कि इसकी जांच करवाने में क्या ऐतराज है। इतनी बड़ी बात एक प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं,
एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप उस बात को नहीं उठाना? नहीं, मैं तो शुरुआती मैंने उस बात से की थी, मैं क्यों नहीं आ रही इस बात पे? मैंने डिबेट की शुरुआती इसी बात से की थी, और आपसे जो सवाल पूछा, आपके 2 सवाल पूछे थे, उनमें पहला सवाल जांच को लेकर ही था, अगर आपने सही से सुना होगा। डिबेट की नहीं, किस राष्ट्रीय चैनल ने इस पर डिबेट करी? जो 5 करोड़ रुपए कमरे में पकड़े होटल में से राष्ट्रीय मासी बांट रहे हैं, वो क्या है? डंबल नहीं तो और क्या है कि आप सरेआम कांग्रेस कांग्रेस, आप क्यों इस चीज को? कांग्रेस जनता है, हम भी एक जनता में से वोटर हैं, बेशक से प्रवक्ता है। चलिए पंडिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंडिता जी, देखिए, मैं तो आज का जो मुद्दा लेकर बैठी हूं उसी पर चर्चा करूंगी। आप बोलिए पंडिता जी। ज्योति जी, देखिए ज्योति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम इन्हें सीरियसली नहीं लेते। अरे भाई साहब, सीरियसली ले लिया होता तो आज भाजपा जो है वो सत्ता से बाहर होती। दिक्कत ही ये है कि आप एक तो अहम और दूसरा वहम की वजह से आज आप भी वहीं बैठे हो जहां हम बैठे हैं। बात ये नहीं होती कि हमारे कितने विधायक है, आपके कितने, आपने कौन सा तीर मार लिया, फिर 5 साल वही आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अगर हमें सीरियसली लिया होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। दूसरा, मैं आग्रह करूंगा, मैं अपनी पार्टी से भी करूंगा और मैं भाजपा से भी आग्रह करूंगा कि कांग्रेस का जो पत्र है जिससे ये वोटिंग कराना चाहते हैं बैलेट पेपर से, कि जितने जहां जहां जो कांग्रेस ने मांग करी है, जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं, इन 37 सीटों के ऊपर जो है वो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। कांग्रेस का पत्र तो हम सपोर्ट करेंगे, हम कांग्रेस की मांग को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इन 37 सीटों के ऊपर हरियाणा के अंदर बैलेट से बाय इलेक्शन होना चाहिए। ये भाजपा पार्टी को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए जो कांग्रेस कह रही है कि 37 सीटों के ऊपर कम से कम क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, बाय इलेक्शन हो जाए। ये इसमें कांग्रेस की भी बात रह जाएगी, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से देखिए भाजपा भी सपोर्ट कर देगी। अच्छा, इस पत्र में 14 सीटें जो हैं वहां, उनको लेकर आपका क्या कहना है? उन पर भी बैलेट पेपर से हो जाए फिर इनेलो के मुताबिक? उन 14 सीटों को भी पूछ लीजिए ज्योति जी, जिनका जिक्र किया गया है, इनसे उन 14 सीटों का भी जवाब ले लीजिए, क्या देते हैं। ऑडियो ब्रेक हो रही है आपकी, आएंगे आपके पास। ठीक है, आपने कहा कि बैलेट पेपर से वहां पर वोटिंग हो जाए और फिर कांग्रेस देख ले, कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, हरियाणा देख ले। फिर प्रियदर्शनी जी, एक सवाल की बार बार उठ रहा है कि क्यों नहीं जांच हो जानी चाहिए, हालांकि आज ही खुलासा किया कि आज ही आरोप लगाए गए हैं, तो क्या आप बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते कोई आश्वासन, कोई भरोसा देंगी कि अगर कांग्रेस जांच की मांग करती है, जो भी जांच की मांग की जाएगी उसके हिसाब से सरकार से अगर नहीं सरकार से अगर जांच की मांग, ठीक है अदालत जाने की भी बातें हो रही है, अदालत जाएंगे, मांग करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, क्या सरकार भी चाहेगी, क्या बीजेपी भी चाहेगी कि जांच हो, अगर ऐसा कोई पत्र, ऐसा कोई मैसेज वाकई किया गया है दीपक बाबरिया को? देखिए, पहली बात तो कि ये बात योगेश जी बोलना बंद करें कि जिसको कहते हैं ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला कैसे हुआ? नेता विपक्ष प्रतिपक्ष ना होना ये आंतरिक मामला हो गया। अरे ये लोकतांत्रिक मामला है, आंतरिक मामला नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, हमने हमारे संगठन की बात के लिए बोला था प्रियदर्शनी जी, हमने संगठन की बात के लिए बोला है, वो आपका मैटर नहीं है। नहीं, संगठन कैसे, आप जिसको कहते हैं संगठन में भी कैसे हो गया, यही सब तो आपने खिचड़ी बना रखी थी, इसलिए संगठन भी आंतरिक मामला नहीं है प्रियदर्शनी जी। अगर कोई पार्टी जीत का दावा कर रही है और दूसरी बात, अगर सुनिए, अगर काफी संख्या में वोटर्स उस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, वो नहीं आई, उसके बाद पार्टी के बड़े नेता ये कहें कि हम इसलिए सत्ता में नहीं आए कि संगठन नहीं बना पाए थे, तो क्यों आंतरिक मामला है ये? चुनाव का परिणाम अगर संगठन ना होने की वजह से डिसाइड हुआ है कि आप लोग हार गए हैं, तो ये तो जनता के साथ भी ठगी है। किसने रोका था संगठन बनाने से? अच्छा, और जब आप मीडिया में आकर बयान दे देते हैं संगठन को लेकर, तो ये आंतरिक मामला नहीं रहता है। राजनीति में क्या आंतरिक मामला होता है, बिल्कुल समझ नहीं आया। दूसरी बात, हाँ तो वही तो आप ही बोल रहे हैं आंतरिक मामला। हम पंडिता जी कह रहे हैं कि आंतरिक मामला नहीं होता, राजनीति मामला है। अच्छा नहीं, अच्छा पंडिता जी बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक ही बोल रहे हैं, तो कि राजनीति में आंतरिक मामला क्या होता है? लोकतांत्रिक मामला होता है। दूसरी बात, ये जिस किस्म के आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे ही नायाब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ली,
उसके बाद नौकरियां लगवा दी उन लड़कों की, वो जो 25,000 युवा थे उनको नौकरी के पत्र मिल गए अपने। उन लड़कों को पहले 2 महीने की पहले ही सैलरी मिल जाती, लेकिन जयराम रमेश जो कि आज तक सरपंची का चुनाव नहीं जीते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी, जी ये तो कैसे आप कर रही है, असंवैधानिक है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इनको हरियाणा की जनता के बारे में नहीं मालूम। इनसे पूछ लीजिए हरियाणा में कितने जिले हैं, इनको ये नहीं मालूम होगा। ये दीपक बाबेरिया जी जहां जाते हैं वहां हार का ठीकरा अपने सर पे ले लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। जब चुनाव में टिकट बटरन का हो रहा था तब ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। बताइए, कमाल ही हो गया। एक हमारे प्रधान, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, जिस तरीके से उन्होंने संगठन को पकड़ के रखा, बीमार तो कभी भी कोई भी हो सकता है प्रियदर्शनी जी, मतलब इसे कहते हैं तबीयत को लेकर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि तभी बीमार क्यों अरे है, ये कभी कोई हो मौके पे सकता बीमार होने वाले है। लोग लेकिन हैं। जो मैसेज ज्योति आया जी, दीपक बावरिया को, क्या उसे ज्योति गंभीरता जी, से नहीं लिया जाना चाहिए था? अगर वाकई मैसेज आया है, हम कांग्रेस की बातों पर यकीन करें, तो वो तो बीमार होते हुए भी सीरियस ले जाने की बात थी। नहीं देखिए, नहीं, इनकी तो बातों पे कैसे यकीन करें इन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, जीत जाती कांग्रेस तो कौन मुख्यमंत्री बनता? सब क्रेडिट लेने के लिए आ जाते, दीपक बावरिया जी आते हैं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फलाना ठिकाना सब हो जाता। अब हार गए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? उसी की जिम्मेदारी है ना जिसको आप ताज पहना रहे थे। तो भैया ये आकलन करो और समझो इस चीज को, पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है इस समय कांग्रेस को। कांग्रेस इस समय विपक्ष की भूमिका में हरियाणा में खत्म है, खत्म मतलब जीरो। और मैं आपको बताऊं, इनका हाल हर प्रदेश में ऐसा होगा। नाना पटोले जी जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हो, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। नाना पटोले जी ने जब हमारी ट्राइबल मुख्यमंत्री बोल रही हूँ, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब राम मंदिर के दर्शन करने गई, तो उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि भाई जिसको कहते हैं इसको गंगा जल से साफ करो। ऐसे तो ये स्टेटमेंट खुद देते हैं। हम इनको बीजेपी वाले जाके इनको बताते हैं क्या ये सब बोलो? ये तो खुद बोलते हैं। सैम पित्रो, इनके मणिशंकर अय्यर, इन सबको हम इंजेक्शन लगा के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले इंजेक्शन लगा के आते हैं कि ऐसा बोलो। ये खुद ही अपना बेड़ा गर्क करते हैं। और राजकुमार न्यूयॉर्क में जाके बोल के आ जाते हैं आरक्षण के बारे में कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। वंचित वर्ग इनसे नाराज हो गया, इनसे कर्मचारी वर्ग नाराज था। और जो ये बार बार बोलने की नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसान नाराज है, किसान नाराज है, अरे किसान नाराज कहां से हो जाएगा? एमएसपी दी है हमने 24 फसलों पे। एकमात्र राज्य जिसने की एमएसपी दी है 24 फसलों पे वो हमने दी है। क्यों नहीं दे देते हिमाचल में? क्यों नहीं दे देते कर्नाटका में? क्यों नहीं दे देते तेलंगाना में? नहीं दे रहे हो ना आप, नहीं दे रहे हो। कर्नाटका में क्या हाल है किसानों का, आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम है? चलिए किसानों या नहीं दूसरे मुद्दों को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। 1500 रुपए का वादा किया। अच्छा सिहाग जी, आज ही देखिए उदय भान ने ये खुलासा ही कहूंगी मैं इसे, इस समय उदय भान ने ये कहा है, आज ही अजय यादव पीसी कर रहे हैं, प्रेस वार्ता वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत टिकट बटे। उदय भान कह रहे हैं कि ये तो पहले ही सेटिंग हो गई थी, मैसेज आ गया था। तो क्या अजय यादव को नहीं बताया कि हार का कारण ये था? अजय यादव कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसे ही मनोहर कहानी। नहीं, अजय जी तो बेचारे दुखी हैं इन लोगों से। आपने सिहाग जी को उत्तर देने दीजिए ना प्रियदर्शनी जी। अजय इतने सीनियर लीडर। प्रियदर्शनी जी, हाँ ठीक है। ये गलत टिकटों के वो सीटों का नाम ले लेकर कह रहे हैं, जिसमें बल्लभगढ़ की भी बात कर रहे हैं, अंबाला कैंट की भी बातें कर रहे हैं। कई सीटों का नाम लिया गया अजय यादव ने, कई हलकों का। देखिए ज्योति जी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक फैक्टर जो है 14 सीटों का उन्होंने ईवीएम के ऊपर बताया गया है, उसके अलावा फैक्टर एक नहीं है, वो ठीक है। और एक बार भी भाजपा की प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि जांच होने में फिर क्या ऐतराज है। जब उन्हें कोई इसकी न्यायिक जुडिशियल ऑफिसर से जांच हो, उन्हें क्या ऐतराज है जी? जब वो बात साफ है, कुछ गलत है ही नहीं, तो जांच हो जानी चाहिए। दूसरा, अभी हमारी प्रवक्ता ये बात रख रही थी कि हमने इतना, इन्होंने रोजगार रुकवा दिया। अरे आज तो आपकी सरकार है, आपने 1,20,000 को कल विधेयक लेकर आए हो, आप उन्हें पक्का किया है। आपने 1,20,000 घरों में नौकरी छीन ली।
क्योंकि आप उनको पक्का करा जब मानते हम, जब उन्हें आप रेगुलर वाली सैलरी देते। मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे कितना हैं? बड़ा मजाक इस पर हम किया। पहले डिबेट कर आपने चुके हैं। पूरी यूनिवर्सिटीज सेशन के दौरान भी हमने इस पर डिबेट की है। नहीं, आपने इतनी देर उनको भी रोका मैंने, उनको भी रोका मैंने। नहीं था, वो भी आपको किसानों को लेकर घेर रही थी कि आपकी सरकार है, वहां किसानों के हालात क्या हैं। तब मैंने कहा ना मुद्दा ये नहीं है, ये इनका उनका, उनको नहीं रोका, इनको नहीं रोका, ये मेरी डिबेट में नहीं होता है। देख रहे हैं उन्होंने कितने मुद्दों पे बात रखी, ये आपके दर्शक देख क्या दर्शक ये नहीं देख रहे हैं कि अजय यादव ये कह रहे गलत टिकट बंटवारा कारण था? उदयभान आज ही ये कह रहे हैं कि पत्र आया था, पहले ही सेटिंग हो गई थी ईवीएम की। दर्शक ये नहीं देख रहे जो मुद्दा है डिबेट का, उस बात का उत्तर ना देकर आप इधर उधर घुमा रहे हैं बातों को। आपकी पार्टी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उत्तर भी आपको देने हैं। अब आप इसमें ये मत कहिए कि वो क्या कह रही थी, ये क्या कह रहे थे। आप अपनी बात का उत्तर दीजिए। नहीं, आप 5 मिनट तक वो इतनी देर तक अपना पक्ष उन्होंने जयराम रमेश पार्टी का ले आया, आपने तो एक बार भी नहीं। तो आपकी कांग्रेस को लेकर बात कर रहे थे, कांग्रेस को लेकर ही मैं बात कर रही हूं। नहीं, कांग्रेस को लेकर वो कितने मुद्दों में चले गए, आपके हरियाणा न्यूज के प्रवक्ता देख रहे हैं। नहीं, हरियाणा न्यूज के प्रवक्ता देख रहे, क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी बात का उत्तर देंगे। वो किन मुद्दों पर चले गए, किन पर नहीं गए, वो देख चुके हैं दर्शक। आप टाइम खराब मत कीजिए। इस तरह से मैं उत्तर नहीं दे सकता। नहीं, मत दीजिए, आपकी मर्जी है। आपके पास उत्तर है नहीं, उत्तर है ही नहीं आपके पास। उत्तर कहां से देंगे? उत्तर नहीं आपके पास, अगर आप उत्तर नहीं देंगे। क्यों नहीं उत्तर? हर एक बात का उत्तर है तो दीजिए ना फिर उत्तर। समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं सियाज जी? समय क्यों खराब कर रहे हैं डिबेट का? आप एंकर मत बनिए, मुझे पता है किसको कब टोकना है, कब रोकना है। अजय यादव आज ही प्रेस वार्ता कर रहे थे, उदयभान ने आज ही मीडिया को बुलाकर 1 to 1 दिए हैं, बातचीत की है। आपकी पार्टी का मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को लेकर बात करूं, क्यों करूं मैं? आप डिसाइड करेंगे मुद्दा। कांग्रेस को लेकर वो बात कर रही थी, तब उनकी बात को सुना था। जयराम रमेश आपकी पार्टी के नेता हैं, तब सुना था। महाराष्ट्र को लेकर आप भी बात कर रहे हैं, वो भी कर रही थी, तब सुना था। वो किसानों को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर रहे थे, मैंने नहीं सुना था। और मैं आपको सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूं यहां पर। आप उत्तर दीजिए अगर डिबेट में आए। विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते आप तो रहने दीजिए। देखिए, विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते तो हमें ऐसी डिबेट में भाग नहीं लेना। मत लीजिए, जाना है आपको। विपक्ष को लेकर ही डिबेट रखिए सियाज साहब, समय बर्बाद मत कीजिए। आप विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहते क्या? अरे सवाल ही आपसे पूछ रही हूँ सियाज जी, सियाज जी सवाल ही आपसे पूछ रही हूँ। कम समझ रहे हैं क्या, या कम समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है दर्शक नहीं समझ रहे हैं? अन्य पार्टियों आज ही अजय यादव कह रहे टिकटों का बंटवारा गलत हुआ तो हम हारे। उदयभान भी आज ही ये कह रहे हैं कि हमें तो पहले ही पत्र मिल गया था दीपक बावरिया को, 14 सीटों पर ईवीएम की सेटिंग हो गई थी, इसलिए हम हारे हैं। तो मेरा सवाल ये था कि आपस में बातचीत नहीं करते हैं क्या नेता? उदयभान जब इतना बड़ा आरोप लगा रहे तो क्या कैप्टन अजय यादव को पहले ही नहीं बता दिया गया था भाई ऐसा मैसेज आ गया था इसलिए हम हारे हैं? टिकटों पर आरोप मत लगाओ। बात बोली है, सवाल का जवाब दे नहीं रहे आप। इतनी जिम्मेदारी से ये बात रखी है, उसकी जांच करवाए। हम तो ये बात मांग करते हैं, हम कोर्ट में भी जाएंगे और जांच करवाए ना। क्यों आप जांच से क्यों डर रहे हो? फिर आप बिल्कुल ठीक है, ईवीएम देश की जनता को पता चल सके क्या सच्चाई है। अगर उनके पास पत्र आया है, पत्र में टाइमिंग भी नोट होती है, 8 तारीख को सुबह उनके पास पत्र आया है तो वो टाइमिंग भी मिलेगी। वो जांच का विषय है, किन से पत्र आया है, इंटरनल इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? 8 तारीख पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बहुत समय बर्बाद हो गया। यूं डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, वैसे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे पर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले बताते हैं। मुद्दा ये है, उस पर कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। पंजेटा जी मेरा सवाल सीधा ये, और अब कांग्रेस जब आज ही कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है, कांग्रेस ने जब आज ही आरोप लगाए हैं तो क्या ये भी सवाल करें 8 तारीख को आपको पत्र मिल गया था, 8 अक्टूबर को, आज 20 तारीख को आरोप लगाए गए हैं, क्या इसमें भी वाकई सरकार को ही घेरा जाना चाहिए कि आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल जो इनसे था कि अजय यादव कुछ और कह रहे हैं, आज ही उदयभान कोई और बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? देखिए, ये अगर कोई इतना रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, अगर ये इतनी बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो कुछ अगर जिस व्यक्ति को पहले तो पुलिस में उसको जाना चाहिए था कि मेरी जान को खतरा है, हाई कोर्ट से सिक्योरिटी, पहले तो सरकार से सिक्योरिटी मांगते, नहीं मिलती तो हाई कोर्ट जाते,
और अगर कोई ऐसा पत्र है, देखिए बड़ा ये एक मन गढ़ंत, तो एक कहते हैं ना, ये अपनी घटनाक्रम इन्होंने पहले की जो सफाई ना देनी पड़े, हम ये मर्डर वाली बात कह दें कि मर्डर भी हो सकता है। तो जो कांग्रेस 85 सीटों की आने की बात कर रही थी, तो 85 में से हम ये 14 काट भी दे तो आप तब भी ये 70 तो जीत ही रहे थे ना। 70-71 सीट तो कांग्रेस जीत ही रही थी। कांग्रेस ने तो कभी बात ही नहीं करी। कांग्रेस ने तो हमेशा 65 और 72, 75, 80, 82 कहीं तक जा सकती है सीटें। कांग्रेस आज क्या, कांग्रेस सिर्फ 14 सीटों की 2004 वाला, 2004-5 वाला कह रहे थे कि रिकॉर्ड हम बनाएंगे, सबसे सीटों से ज्यादा। अपने आप ही एक मिनट बीच में ना बोलिए। जब आपसे पूछते हैं तब आप बता नहीं पाते। एक मिनट, जब आपसे कुछ पूछते हैं तब आप बोल नहीं पाते। आपकी ही बात दोहरा रहा हूँ, आपके नेताओं की बात दोहरा रहा हूँ, उदय भान जी की दोहरा रहा हूँ, हुड्डा जी की दोहरा रहा हूँ। जब जिस मर्जी चैनल ने पूछा, और नेशनल चैनल ने, किसी यूट्यूबर ने, इनके पर्सनल इंटरव्यू रहे। अरे डिबेट का मुद्दा कांग्रेस है, तो इनेलो की बात क्यों और कैसे रखें? क्या बात रखी? पार्टी, इनकी पार्टी का मुद्दा रखने के लिए थोड़ी ना बुलाया। कांग्रेस को लेकर बात कर रही हूँ मैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सियाग जी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कोई छुई मुई हो क्या? क्या कांग्रेस के ऊपर बात करना मना है क्या? आप लोकतंत्र के अंदर हो, आपके ऊपर बात क्यों हो सकती है? आप कैसे प्रवक्ता हो? आप चाहते हो आपके ऊपर कोई बात ना हो? आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या? आपके नेताओं के बयान में गलत कोट कर रहा हूँ क्या? आपके नेताओं ने नहीं कहा बार बार कि हमारी थी आप क्या 14 सीटों के ऊपर इतना असलियत थी आपकी? यहीं तक आपकी मार थी। और क्यों हो दिन 14 की जांच? मैं कहता हूं कांग्रेस के अपने जो मांग है ईवीएम के ऊपर, 37 सीटों के ऊपर हरियाणा के अंदर, मैं इसका सपोर्ट करूंगा। मैं अपनी पार्टी को बोलूंगा, भाजपा को मैं आग्रह करूंगा कि इन और चुनाव आयोग को भी कहेंगे कि कांग्रेस की सेटिस्फेक्शन के लिए इन 37 सीटों के ऊपर बैलेट से चुनाव क्यों ना हो जाए। मैं इनका ही पत्थर की सपोर्ट करूंगा। मैं भाजपा को भी कहूंगा कि इन 37 सीटों के ऊपर क्यों ना आप बैलेट से चुनाव करा के देखिए, और पता चल जाएगा ये कितने पानी में और कितने दूध के अंदर। इनके भी असलियत सामने आनी चाहिए जनता के। और अपने अहम और वहम की वजह से, आपके अपने डिसीजन की वजह से, जब आपको पता चल गया था लोकसभा में आप कितने पानी के अंदर हो, तब आप अपने ऊपर आप कमाल है। जब अगर आपकी 70-72 आती तो ये चेहरा किसके सर बनता? ये किसके सर बनता? और अगर आप हार गए हो, उसके ऊपर बता दूं, बीच में ना बोलना। अभी आपने, क्योंकि हमारे चुनाव अभय सिंह चौटाला जी की जो उनको बाय इलेक्शन के अंदर वोट मिली थी, उससे मात्र 3000 वोट घटी है। और जो भाजपा, वो जो जिनके साथ सीधा कड़ा मुकाबला था, वो भाजपा जो सिर्फ 7000 के मार्जिन के अंदर थी, 8000 के, उस भाजपा की जमानत जब्त हो गई। और जिस कांग्रेस की जमानत जब्त थी वो चुनाव जीत गई। अरे कमाल करते हो भैया, सेटिंग तो आप करके बैठे हो दोनों आपस के अंदर, और बात कर रहे हो हमारे साथ। आप हमारे इलेक्शन के बारे में आपने चुनाव सवाल किया था, आपको बता भी दिया इलाहाबाद के बारे के अंदर। और कोई बात नहीं, हर एक इंसान को एक सीख मिलती है। इस इलेक्शन का भी क्या हमारे पास इसका तोड़ नहीं है, लेकिन हमें चलो ठीक है इसका लास्ट कमेंट यादव जी, आपसे लास्ट कमेंट हम ले रहे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, अगर कांग्रेस पार्टियां बैठकर हमसे या किसी और से अपने प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय उल्टा बीच में अनकंफर्टेबल होती है कि हमारी पार्टी के बारे में बात ना करो और ये ना करो, आपकी इसी आंतरिक फूट की वजह से आज एसआर के गुट है। इसी आंतरिक फूट की वजह से आज आपकी पार्टी से किरण चौधरी जी, बिश्नोई जी और अन्य बड़े बड़े नेताओं को जो आपने आपस में कहते हैं ना कि जिसको पेड़ को था उसी की जड़ काटने में आप लगे रहे। आपकी पार्टी में कोई कांग्रेस ही नहीं है। आपकी पार्टी के ये सिर्फ गुटों में बटे लोगों, गुटों में बटे आपके प्रवक्ता है। और एक आपके प्रवक्ता ने एक बात जरूर कही, चलो अब तो प्रवक्ता नहीं रहे, कि वो इनेलो का था। अरे भैया, इनेलो के तो पूरी कांग्रेस आपकी इनेलो की है। मैं नाम गिना देता हूँ, अशोक अरोड़ा जी है, मोहम्मद इलियास जी है, काद्यान जी है, जयप्रकाश जी है, दौलतपुरिया है, उसके बाद जस्सी पेटवार, गोकुल भी हमारे साथ जुड़े रहे, मेवा BS सैनी, बात कर कितनों के बहुत है, और भी है, बीजेपी में भी है, तो ठीक है। ये दल बदल चलता ही रहता है। कांग्रेस से जो आप कह रहे थे ना नेता छोड़कर गए, तो ये भी दल बदल ही था। आप लोग, आपकी पार्टी में हुआ, ये भी दल बदल ही था। कोई बात नहीं कि ये पूरा इस टाइम ना कांग्रेस ने अपना पूरा बेस्ट और पूरा जो भी ये धारणा बना सकते थे जो बायपोलर करने में, अब ये नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता को पता चल गया कि भूपेंद्र हुड्डा के बस की बात नहीं है। अब तो तीसरा विकल्प लाना ही पड़ेगा। अब आपने जो जितना करना था ना, जिसकी वोट काटने की, अरे रात काटने का काम अब हमने कर दिया आपका।
हमने पहले ही कहा था। और बैठे हो आप ऑपोजिशन में, आप 5 साल ऐसे ही रहोगे, जितना मर्जी चिल मिलाते रहो। जब दोस्ती नहीं करनी भैया, टुकरा के हमारा प्यार, तो हमारा इंतजाम ही देखोगे। अब क्या हम गुणगान करेंगे बैठ के? ठीक है, ये पीड़ा ये है, बीजेपी की पीड़ा सिर्फ यही है जो चलिए इनेलो का इंतजाम बता रहे पंडिता जी से चुनाव परिणाम कि ये फ्रस्ट्रेटेड है इनेलो के लोग, इनकी पीड़ा ही कांग्रेस से हुड्डा साहब इन्हें सपने में भी दिखाई देते हैं। अरे कर तो दिया, कहो तो गए, अब आप बाहर क्या करोगे? अब रात तो काट दी आपकी, अब करते रहो जो करना है, हुड्डा साहब बैठे रहो आप। आपको सपने में नहीं दिख रहे। जादौन साहब, क्या लग रहा है कब तक चलेगा ये कांग्रेस जो रोजाना नए नए आरोप लगा रही है? अब तो चूंकि काफी समय हो गया चुनाव परिणाम आए, बीजेपी आगे की तैयारियों में जुटी है, कांग्रेस ना सीएलपी चुन पा रही है, ना कोई ठोस मंथन नहीं कर पा रही, रोजाना नए आरोप, क्या लग रहा है कब तक ये सिलसिला? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब कांग्रेस को जो है ना, अगर उन्होंने ये पत्र का मामला इतने देर से उठाया है तो पहले ही वो उनका दावा कमजोर हो गया। हाँ। कि भाई 8 अक्टूबर को आ गया था तो अभी तक आप लेके क्यों बैठे थे? और फिर एक तो ये था कि इन्होंने अभी कमेटी गठित कर दी थी जिसमें अपने करण दलाल जी को चेयरमैन बनाया था, और वो उस कमेटी की बैठक हुई वहां, और उन्होंने वो जो बना दिए थे एक सह प्रभारी जितेंद्र, वो जो उनके अध्यक्ष, वो भी उनकी मौजूदगी में हुई। तो वो सवाल ये है कि उस बैठक में इस पत्र पर क्यों विचार नहीं हुआ? और उसमें तो इन्होंने कहा था कि जो कैंडिडेट हारे हुए हैं वो मशीन में गड़बड़ी के सबूत लेकर आए, तो मशीन में गड़बड़ी का तो इतना बड़ा सबूत रखा था आपके पास, तो उस बैठक में इस पत्र पर विचार क्यों नहीं हुआ? और ये वहां भी ये चर्चा हुई और ये फैसला हुआ था कि सबूत जुटाकर हम अदालत में जाएंगे, तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? अब तक तो अदालत वो बैठक हुई काफी समय हो गया, तो कभी के अदालत जा सकते थे इस पत्र को लेकर कि ये जो है चुनाव में। फिर मैं कहता हूं कि कांग्रेस के भविष्य से ज्यादा लोकतंत्र के भविष्य के लिए इस पत्र की जांच जरूरी है कि अगर लोकतंत्र की शुचिता इस तरह से खंडित हुई है, उसकी पवित्रता को इस तरह से भंग किया गया है, तो फिर तो पत्र की जांच होना चाहिए और उसके आधार पर कोई फैसला होना चाहिए, आगे के चुनावी इंतजाम बदले जाने चाहिए। सवाल ये है तो ये कांग्रेस कर क्या रही है? ना तो वो लोकतंत्र के साथ न्याय कर पा रही, ना खुद के साथ न्याय कर पा रही। और सवाल ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जाना चाहती है, तो मैं कहता हूं कि आप नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को हरा के अपना हौसला बढ़ाइए। नहीं, कांग्रेस सिंबल पर लड़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखना है जादौन साहब, बीजेपी के क्या, बीजेपी नेताओं के रिएक्शन क्या रहते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर ये लोग एकमत नहीं होते हैं, इस पत्र को लेकर एकमत होंगे या फिर नहीं, क्या जांच होगी, अगर हुई किस तरह की जांच होगी, जांच में क्या सामने आएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वक्त आप लोगों ने दिया के और चर्चा में आप जुड़े। तो कांग्रेस के आरोपों को लेकर चर्चा की, हार को लेकर नए नए आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, पत्र का भी जिक्र किया गया कि इस पत्र को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।